हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये एपिसोड चल रहा है, जिसमें ये हम लोग आज करेंगे फिजिक्स का कुछ एपिसोड। इसके पहले फिजिक्स के और भी एपिसोड अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये महेश कुमार बंडवाल की बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिक्स क्लास से लेकर के 6 से 12वीं तक कक्षा तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इसमें संकलित किया गया है। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम आज फिजिक्स के इस टॉपिक में हम करेंगे तरंग गति एवं ध्वनि, यानी कि वेव स्पीड एंड साउंड। तो देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि रात्रि दृष्टि उपकरण यानी कि नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है। तो औरक तरंगे, जिसको इंफ्रारेड वेव्स बोला जाता है। दृश्य प्रकाश यानी कि विजुअल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों यानी कि एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो मतलब तेजी जो है वो बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण दिया गया है, और यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण, जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो प्रकाश तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, और अनुदैर्ध्य तरंगे में ध्वनि तरंगे होते हैं, यानी कि साउंड वेव्स होती है। एक में लाइट वेव्स होती है तो दूसरे में साउंड वेव्स होती है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। डोरी युक्तों में उत्पन्न तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जैसे कि गिटार, सितार, वीणा। और सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण है। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग करता है। तो रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरणों, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम क्या है। तो गामा किरणें हैं, एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें हैं। यानी कि ये आरोही क्रम यानी कि सब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा गामा किरणें होती है, उसकी मतलब तरंग दैर्ध्य होती है। फिर उससे बड़ा जो होता है एक्स किरणें की होती है, फिर पराबैंगनी, फिर सूक्ष्म किरणें होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके खोजकर्ता का नाम है और जो चुंबकीय तरंगों का नाम है। उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि परास कितना होता है, आवृत्ति परास कितना होता है, और उपयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि गामा किरणों का यानी गामा रेज का खोजकर्ता हेनरी बैक्यूरेल को जाना जाना मतलब खोजकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। तरंग दैर्ध्य जो इसका होता है 10⁻14 मीटर से -14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। आवृत्ति प्लस 10⁻20 से लेकर 10⁻24 होती है। उपयोग जो होता है वो नाभिकीय, अविक्रिय तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणों की अगर बात करें हम तो W.C. रोंटगन जो थे उसके खोजकर्ता थे, और इसका जो तरंग दैर्ध्य परास जो होता है 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है। आवृत्ति परास जो होती है 10⁻18 से 10⁻16 होती है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पाराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, इसका खोज जोहान रिटर ने किया था। और इसका जो तरंग प्रकाश जो होता है वो 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर तक होता है। आवृत्ति प्लस 10⁻16 से 10⁻14 तक होता है। और इसका उपयोग जो होता है सिकाई करने में, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरणें यानी कि विजुअल रेडिएशन जो होता है, इसके खोजकर्ता को हम लोग न्यूटन को मानते हैं, न्यूटन को माना जाता है। और इसका तरंग जो दैर्ध्य परास होता है वो 3.9 गुना 10⁻7 मीटर से 7.8 गुना 10⁻7 मीटर होता है। और आवृत्ति परास 10⁻14 से 10⁻12 होता है, और इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि औरोक्त विकिरण, इसके खोजकर्ता जो है उसका विलियम हर्शेल है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य परास है 7.8 से लेकर के
7.8 गुना 10⁻⁷ से माइनस 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक होता है। और तरंग इसका परास जो होता है वो आवृत्ति परास जो होता है 10⁻12 से 10⁻10 होता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे जो होती है यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होता है उसका खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज थे। इसका जो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य परास जो होता है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर होता है। और इसका आवृत्ति परास जो होता है 10⁻10 से 10⁻8 होता है। और रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है, इसका खोजकर्ता मार्कोनी को माना जाता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य परास जो होता है वो 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। और आवृत्ति परास 10⁻6 से 10⁻4 होता है। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में परावर्तित होती है। कूलिज नलिका यानी कि ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है सामान्यतः विकिरण चिकित्सा से उपयोग होता है। इसमें गामा किरणें होती है, प्रयुक्त होता है क्यों? तो गामा किरणें इसमें होती है इसी वजह से। बंद चूल्हे यानी कि जो ओवन होता है में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी जुक्ति नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है औरत किरणों का होता है। दो उत्तरोत्तर भृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। ध्वनि, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ध्वनि यानी कि साउंड से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। तो पाराध्वनिक जेट यानी कि सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? कि ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ध्वनि स्रोत के परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? तो अनुरणन है यानी कि रिवर्सेशन है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, तो वह जैव पद्धति यानी कि बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया तो उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो वे पाराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखते हैं कि ध्वनि स्रोत एक बगल दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है तीव्रता यानी कि डेसिबल। किसका ध्वनि स्रोत से किसका डेसिबल तीव्रता कितनी होती है? साधारण बातचीत में जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होती है। तेज संगीत जो होता है, शोर होता है 80 डेसिबल से अधिक होती है। पेड़ों की पत्तों की सरसराहट जो होती है और 10 से 20 डेसिबल होती है। सायरन जो पुलिस और एम्बुलेंस की जो तीव्रता होती है 110 से 20 डेसिबल होती है। जेट विमान का जो होता है वो 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक संयंत्र और यंत्र संयंत्र कारखाने जो होते हैं उसका 100 से 120 डेसिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरोक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर में बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का वेद ध्वनि गुणता यानी कि साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम है यानी कि घटते क्रम है। तो सबसे छोटा है नाइट्रोजन, फिर उससे बड़ा जल और उससे बड़ा लोहा। मतलब इसका जो नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का एक आरोही क्रम है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम है। तो विभिन्न सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है, उससे ज्यादा द्रव में होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। तापमान ध्वनि का वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या होता है? तो तापमान के घटने से क्या होता है? ध्वनि का वेग घट जाता है।
ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती है। मतलब जहाँ निर्वात होगा वहां पे ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा ध्वनि तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस तथा गैस दोनों के माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, और चाल जो सबसे अधिक होता है वो गैस में होता है, और वेग जो होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं जो डॉक्टर वो जिसको मतलब आम बोलचाल की भाषा में आल्हा के नाम से जानते हैं, जो लगा करके चेकअप किया जाता है कान में लगा करके, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है। तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि इको का कारण होता है क्या? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे यानी कि सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जाती है। विभिन्न माध्यमों चालों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ताप भी दिया गया है। इसी पे देखते हैं तो पदार्थ एक तरफ है और एक तरफ है चाल। तो एल्युमिनियम का जो चाल है वो 6420 मीटर पर सेकेंड है, स्टील का 5960 है, लोहे का 5950 है, कांच का यानी कि प्लिंट का 3980 है, जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मतलब इसका चाल है, और वायु का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 है, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 316 है, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1286 है, समुद्री जल 1533 है, सामान्य जल 1493 है। महिलाओं की आवाज जो होती है पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारत्व जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम यानी कि डायमेंशन में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण है, यानी कि इवेपोरेशन है, कि दर का जो होता है वो तेज हो जाता है, इसी वजह से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से कमरे का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो होता है वो बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। ताप मापन का यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दिया है, मापन किस चीज में करते हैं? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और बराबर भाग कब होता है और एक भाग उसका कब है? तो फॉरेनहाइट 32 डिग्री फॉरेनहाइट इसका हिमांक होता है। क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, बराबर 180 डिग्री पे होता है, और एक भाग जो 1 डिग्री इसको फॉरेनहाइट के नाम से जानते हैं। सेल्सियस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट है। क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बराबर भाग 100 होता है, एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस के नाम से जाना जाता है। केल्विन 273 केल्विन, 373 केल्विन इसका क्वथनांक पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, और हिमांक पॉइंट 273 केल्विन है। और नेक्स्ट देखते हैं कि परम शून्य ताप यानी कि अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापक्रम। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र यानी कि थर्मोस्टेट मशीन का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित यानी कि प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड करना है। रेफ्रिजरेटर जो होता है में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु तो कितना डिग्री तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री तापमान आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। और उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यह बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है कि पानी में साधारण नमक को मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु जो है वो घट जाएगा।
सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होता है वो 40 डिग्री पर समान रहते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी कि थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो थर्मल कैपेसिटी जो निर्भर करती है वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल को जब 0 डिग्री से 100 डिग्री 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो सबसे पहले इसका आयतन जो होगा वो घटेगा, फिर बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक का जो है ना वो जल का क्वथनांक को क्या होगा? बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफेद और नीचे काला। रेल की दो पटरियां जो होती है, रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो पटरियों को उष्मीय प्रसार के स्थान रखने के लिए, क्योंकि गर्मियों के दिन में क्या होता है ना कि रेल की पटरियां ऐसी धातुएं मतलब पिघलती है, मतलब बढ़ती हैं, तो क्या होगा अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो रेल की पटरियां क्या होगी वो मतलब वो टेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल हम उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन जिसको एयर कंडीशनर बोलते हैं किससे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। चालन के अनुप्रयोग प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ जब चालन का हम अनुप्रयोग देखते हैं तो शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है, क्योंकि ऊष्मा का अच्छा सुचालक है ना, गुड कंडक्टर है, इसी वजह से। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है, यानी कि चीनी मिट्टी का जो प्याला में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शुष्क बैटरी जो है, शुष्क बैटरी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी तरल की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है कहाँ? तो जल में होती है। पसीने की हमारी शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसी वजह से। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण, वेपराइजेशन के कारण ही मिट्टी के जो घड़े में जो जल होता है वो ठंडा रहता है। संवहन का अनुप्रयोग, तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन भी संवहन सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत यानी कि सिल्वर लेयर लगाई जाती है। मतलब कोई बोतल हो गया, आप देखते हुएगा थर्मस जो होता है, थर्मस बोतल जिसमें गर्म पानी रख दिया जाता है तो गर्म ही रहता है, तो वो क्यों उस पर कौन सी परत लगाई जाती है? तो सिल्वर परत उस पर लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब भी रहता है और पानी जो होता है वो कम तापक्रम पे उबलने लगता है, तो दाब अधिक होगा तो कम तापक्रम पे भी वो उबलने लगेगा। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो सीटी स्कैन जो होता है उसमें एक्स किरणें की प्रयोग की जाती है। आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम।
है। निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? तो 4.18 गुना 10 का पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है। विकिरण के अनुप्रयोग, ठीक है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है। पॉलिश पर किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जल का घनत्व किस तापक्रम पर सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे बंद करने के जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जो है जमने पर क्या होता है, उसका फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ 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 जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब भी तो घटते जाता है ना। और यही कारण है कि स्याही जो होता है, पेन का जो स्याही होता है वो क्या होता है कि लगता है, रिसने लगता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी हो जाती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर क्या होता है, बर्फ बन जाती है। ठोस मतलब ठोस जो है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेशन करते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा उष्मा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किस पदार्थ का तापक्रम जो होता है परिवर्तन परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ का तापक्रम परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की उस गुप्त उष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण होता है, उत्सर्जित करता है। एथिल अल्कोहल किस तापक्रम पर जमता है? तो -114 डिग्री पे ये जमता है। -114 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेल्सियस पे। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन की कौन सी अभिक्रियाएं होती है? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन की कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, वही सूर्य में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तारों का रंग क्या प्रदर्शित करते हैं? तो उनका तापमान प्रदर्शित करता है। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से क्या परिवर्तन होगा? तो एक बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है और जल को भी 0 डिग्री पे कर देंगे तो वो भी तो बर्फ ही हो जाएगा ना, तो फिर कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक है। तो क्या बैड कंडक्टर है, किसका? ऊष्मा का। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। और आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह का भी और भी मेंस का भी और भी इम्पोर्टेंट वीडियो वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग उसका भी फायदा आप लोग उठा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।